सीएम धामी ने हरिद्वार में फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट का किया शुभारंभ। कहा, पैकेज प्लांट लगने से युवाओं को मिलेगा क्षेत्र में रोजगार। सभी उद्यमियों को सरकार दे रही सहायता। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने की 25वीं गिरफ्तारी। सचिवालय रक्षक भर्ती घोटाले मामले में भी गिरफ्तारी। पेन ड्राइव से पेपर चोरी करके किया था लीक। विधानसभा भर्ती मामले में पत्रकारों के सवालों पर भड़के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। कहा, हां मैंने ही की थी भर्तियां। देहरादून में अतिक्रमण पर एक बार फिर सख्त होगा नगर निगम। नगर आयुक्त ने IND24 से की खास बातचीत। कहा, अवैध अतिक्रमण पर तुरंत करेंगे कार्रवाई। यूके SSSC की परीक्षा के बाद सड़कों पर उतरे उत्तीर्ण अभ्यर्थी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया प्रदर्शन। बोले, परीक्षा निरस्त करना निर्दोषों के साथ अन्याय। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के बुग्गावाला में फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस प्लांट को MP फूड्स ने लगाया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को लेते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि पॉली हाउस के निर्माण से विकास की सामूहिक यात्रा तय होगी। इस प्लांट से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के बुग्गावाला में फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस प्लांट को MP फूड्स ने बनाया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को अपनाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पॉली हाउस के निर्माण के विकास की सामूहिक यात्रा तय होगी। इस प्लांट से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा बैकडोर नौकरी भर्ती मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब वो विधानसभा स्पीकर थे तो आवश्यकता के अनुसार ही उन्होंने विधानसभा में अभ्यर्थियों की भर्ती करवाई थी। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले भी जब विधानसभा स्पीकर को जरूरत लगती है तो भर्तियां की जाती हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उनके कार्यकाल में विधानसभा स्पीकर द्वारा कितने लोगों को अवैध रूप से नौकरी में लगाया गया। का पिछले दिनों जिसका अभी मीडिया में जो हाईलाइट हो रहा है, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो हमें उस समय आवश्यकता लगी और विधानसभा में पहली बार नहीं हुआ। हमेशा जब विधानसभा को आवश्यकता लगती है तब वो अपने हिसाब से और उस आधार पे वो अपने कुछ लोगों को रखती है और उस समय बहुत ही आवश्यकता थी। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। वहाँ पे हमें मैन पावर की आवश्यकता थी। अनेकों ऐसी परिस्थिति थी जिनके आधार पे हमें रखना जरूरी था। उस आधार पे रखा। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोई परमानेंट वो अपॉइंटमेंट नहीं है। और उसमें दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, नियमानुसार रखा गया। अब वो किस आधार पे इस बात को उछाल रहे हैं, ये मेरी समझ से परे। देहरादून में एक और नगर निगम अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं कुछ ठेकेदार अपनी मनमर्जी से रसूख के दम पर अवैध अतिक्रमण को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार रोड पर अजबपुर कलां के फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा करके सैकड़ों मशीनों को रखा है, जिस पर शासन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसी मुद्दे को लेकर नगर निगम आयुक्त मनोज गोयल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कैलाश बिष्ट ने।
अतिक्रमण के विरुद्ध हम लोग लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाते रहते हैं और जैसा आपने भी सूचना दी है, इसके अगेंस्ट भी कार्रवाई तत्काल करी जाएगी और ये अभियान लगातार जगह जगह पे चलते रहते हैं। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम बहुत ही सख्त है और नगर निगम ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर भी अतिक्रमण हो रहा है वहां पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से हमने नगर निगम के एमएलए से आज बातचीत की, उनको उनके संज्ञान में हम लाए कि कैसे जो फ्लाईओवर्स के नीचे यहां पर जो अतिक्रमण हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको यहाँ पर फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान अगर हो रहा है तो नगर निगम को हो रहा है, क्योंकि नगर निगम को किसी भी तरह का राजस्व ऐसे लोग नहीं देते। जिसके एवज में अब एमएलए साफ कर चुके हैं कि अगर इस तरह का कहीं पर अतिक्रमण दिखाई देता है तो जाहिर तौर पर ऐसा संज्ञान लिया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश मिश्र। देहरादून में यूं तो कई फ्लाईओवर बने हैं जिनके नीचे नगर निगम द्वारा पार्किंग्स बनाई गई हैं जहां पर राजस्व वसूला जाता है नगर निगम द्वारा, लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं अजबपुर फ्लाईओवर के नीचे, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मशीनें हैं, मशीनें बेतरतीब तरीके से खड़ी हैं। लेकिन क्या इन मशीनों को रखने वाले जो मालिकान हैं, क्या उनको नगर निगम द्वारा परमिशन दी गई है? करोड़ों रुपए का व्यापार ये तमाम जो व्यापारी हैं वो करते हैं, लेकिन क्या ये पैसा दे रहे हैं राजस्व के रूप में नगर निगम को? नगर निगम ने आज तक इसमें कोई भी सुध नहीं ली है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार इसमें संलिप्त हो, नगर निगम के कुछ कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हों? इस पूरी मालूमात को हम करेंगे नगर निगम में जाकर, जहां पर हम तफ्तीश करेंगे कि क्या इन लोगों से पैसा लिया जाता है राजस्व के रूप में, और नहीं लिया जाता तो आखिर नगर निगम अभी तक चुप क्यों है। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश मिश्र। देहरादून में UKSSC में सफल हुए अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी मेहनत से हमने परीक्षाएं पास की, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से हमारा भविष्य अधर में लटक चुका है। सरकार को हमें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। वहीं आक्रोशित छात्रों को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने समझाते हुए कहा कि किसी भी छात्र और अभ्यर्थी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से बातचीत भी की है और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि थोड़े इंतजार के बाद तमाम चीजें दुरुस्त कर दी जाएंगी, लेकिन जो दोषी होंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांग यही है साहब, हमने मेहनत से दिन रात एक करके हमने पेपर निकाला है। हम एक मध्यम परिवार से आते हैं, कब तक तैयारी करेंगे? सालों साल हो गए हमें, और इस दिन के लिए हमने पढ़ाई करी थी। मैं एक फरमान निकाल दिया गया कि हम जो है भर्ती रद्द करेंगे। ये रद्द करना सॉल्यूशन है? सरकार ने यह कहा है कि हम परीक्षण करा रहे हैं, हमने भर्ती कोई निरस्त नहीं करी है, और कार्मिक विभाग, भर्ती एजेंसियां आपस में तालमेल बैठाकर इस प्रकरण का निपटारा करेंगे। जो भी अभ्यर्थी अपनी मेहनत से, ईमानदारी से परीक्षा में चयनित हुआ है, गवर्नमेंट उनको ज्वाइनिंग जरूर दिलाएगी। अभ्यर्थी सड़कों पर हैं और अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत मशक्कत की थी, लेकिन आज अफसोस कि इन लोगों को इनका हक नहीं मिल पा रहा है। हाकम सिंह रावत जैसे कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों की वजह से इनका हक माना जा रहा है, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर ये लोग मजबूर हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। हमारी बातचीत जब इनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम लोगों से इनकी बातचीत हुई है, और अब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर आए हैं और वो इनको भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार इनके साथ है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या सरकार वाकई में इनकी बात सुनती है, क्या बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं क्या इनकी बात को सुनवा पाते हैं, सरकार इनकी मांगे मान पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश मिश्र। ऋषिकेश में महिला आयोग ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं ट्रेनिंग कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की है। आपको बता दें कि टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 4 जिलों में मानव तस्करी पर रोकथाम के लिए टीम के जुड़े सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस समेत तमाम कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। ट्रैफिकिंग के लिए महिला आयोग ने एक राष्ट्रीय स्तर से लेकर ये कार्यक्रम शुरू किया है, और उत्तराखंड के 13 ही जिलों में है। आज 4 जिलों का प्रशिक्षण है, कार्यशाला चल रही है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से हमारे जो पहाड़ की बच्चियाँ मानव तस्करी के रूप में जिनका इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें ले जाया जाता है, तो उससे हमारे सभी विभागीय अधिकारी आए हैं, पुलिस प्रशासन, वो सभी विभाग आ रखे हैं। बच्चियों का वो या महिलाओं का जो तस्कर हो जाती हैं,
उन्हें किस तरह से उसमें रोकथाम लगे। देहरादून में जालसाजों ने एक व्यक्ति के साथ नकली सोने की घड़ी को असली बताकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां नकली सोने की घड़ी थमाकर 90,000 रुपए हथिया लिए गए। कोतवाली थाने का ये मामला है। वहीं मामले का पता चलते ही पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से नकली जेवरात समेत हजारों की नकदी भी बरामद हुई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। कुछ लोगों ने उनको अपनी बातों में फंसाकर और सोने की घड़ी दिखा करके उनसे सोने की चेन ले ली और बदले में नकली सोने की घड़ी दे दी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो कुछ टाइम पूर्व जो है एक ऐसी घटना और भी हुई थी, जिसमें कि जो है सोने की घड़ी दिखा करके उससे पैसे ले लिए गए थे। तो जो टीम है जो इस पर काम कर रही थी, उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखी गई और एक संदिग्ध गाड़ी के बारे में पता चला। उसको फॉलो करते हुए जो है ये 4 लोग हमने पकड़े हैं, जिनके पास से जो ये ठगी किया गया सामान है ये बरामद हुआ है और जो स्विफ्ट गाड़ी जो इनके द्वारा यूज की गई थी वो भी बरामद की गई। अभी ये 4 लोग ही हैं जो घटना में इन्वॉल्व थे, बाकी के बारे में जानकारी की जाएगी। सरकार ने अधिकतर दस्तावेजों को आधार से लिंक कर दिया है। ऐसे में हर किसी के पास अपना आधार होना जरूरी हो गया है। लेकिन वहीं हल्द्वानी में हजारों लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बैंक, तहसील और डाकघर के चक्कर लगाकर परेशान हैं। वहीं काला ढूंगी विधानसभा में आधार कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, जहां लोगों की कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हो गया है मुझे आए हुए, यहाँ पर बहुत भीड़ है। पता किया पहले सब लोगों से, उन्होंने बोला तहसील में ही बन रहा है, तो हम लोग इधर ही आए। दिक्कत तो हो ही रही है, लाइन पे खड़े हैं इतनी देर से, गर्मी और ऊपर से चढ़ रही है। घुस जा रहा है, कोई इधर से घुस जा रहा है। मैं खटीमा से आया हूँ सर आधार कार्ड बनाने के लिए मैं लिंक करवाने के लिए आया हूँ फोन नंबर। बात यही है कि लाइन आप देख लीजिएगा, इधर से दलालों का आना जाना देख लीजिएगा, ये दिक्कत है। उत्तराखंड में टनकपुर और बनबसा से नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए दोपहिया वाहनों की आवाजाही खोल दी गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों नेपाल के सिद्धनाथ मंदिर की संरक्षण समिति के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने दोपहिया वाहनों का आवागमन बंद होने से आ रही दिक्कतों के बारे में बताया था, जिस पर सीएम धामी ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया था। उप जिलाधिकारी हिमांशु कलफल्टिया ने बताया कि टनकपुर शारदा बैराज और बनबसा बैराज से रोज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दोपहिया वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है। नेपाल सीमा पर जो टनकपुर से हमारा ब्रह्मदेव के लिए काफ़ी दर्शनार्थी इंडिया से नेपाल की तरफ जाते हैं। उन दर्शनार्थियों के लिए हमने CISF से और NHPC से बात करके जो रास्ता है उसको 2 व्हीलर्स के लिए खोल दिया गया है। लोहाघाट ब्लॉक के सबसे दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे कायल गांव में रोड का सर्वे शुरू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद से ये सर्वे किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आज़ादी के 75 साल बाद किसी सरकार ने गांव की सुध ली है। रोड ना होने से काफ़ी ग्रामीण पलायन करने लगे थे, तो लोगों को मेन रोड तक 8 से 9 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में 10 किलोमीटर लंबी सड़क का सर्वे शुरू होना ग्रामीणों के लिए एक तोहफे के समान है। वादा निभाने पर ग्रामीणों ने सीएम धामी को धन्यवाद दिया है। आज़ादी के 75 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों का संज्ञान लिया, जिसमें जो ग्राम पंचायत कायल है, जहां वर्षों से रोड नहीं थी, वहां पर जो है 10 किलोमीटर रोड की मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए विभागीय कर्मचारियों ने संयुक्त सर्वे किया है। PWD, राजस्व विभाग और फॉरेस्ट के द्वारा ज्वाइंट सर्वे किया गया। हल्द्वानी में जल जीवन मिशन के नाम पर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कमलुवागंजा क्षेत्र के भरतपुर नंबर 1 और 2 में 150 से अधिक घर हैं, जहां लंबे समय से पूरे दिन में केवल 1.5 घंटे ही पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं बढ़ती आबादी के बीच पुरानी पेयजल लाइनें नाकाफी साबित हो रही हैं। पानी की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण बरसात के दिनों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। इस दौरान गुस्साई महिलाओं का कहना है कि विभाग केवल भारी भरकम बिल भेजने का काम कर रहा है, वहीं जल संसाधन अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। दिक्कत है, हमें 2-3 साल से हम परेशान हो रखे हैं। पानी खोलते हैं, पता नहीं पानी किधर को खोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। पहले रूटीन थोड़ा ठीक था, तो अभी इन्होंने बिल्कुल सुबह के टाइम 1.5 घंटा कर रहे हैं पानी का, उसमें आधा घंटा हमारे पाइपों को भरने में लग जाता है
अब 1 घंटे में भी ढंग का पानी नहीं है, आधे घंटे बाद बंद हो जाता है। हम अधिकारी के वहाँ भी चले गए, हमने उनसे भी बात कर ली, वो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। पहले दिन हमने कल अपने गाँव में मीटिंग करवाई थी पूरे ग्राम समूह के द्वारा, फिर उसके बाद हम यहाँ आए डिसाइड कर। कमलबाग आजाद क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर कम से कम 150 से अधिक घर बन चुके हैं और लंबे समय से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। वहाँ पर बहुत कम पानी और बहुत छोटी लाइनें हैं, उसमें भी 1-1.5 घंटे पानी दिया जाता है। वो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। बिल सबके आते हैं। एक टैंकर वहाँ लगाया गया है, वो कहा गया है कि वो रोज आएगा, लेकिन वो तीसरे चौथे दिन आता है और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमारी मात्र के साथ हमेशा अव्यवहारिक बातें करता है। तो ये सारी बातें हमने अधिशासी अभियंता महोदय के सामने में रखी हैं। ट्यूबवेल वहाँ पर उस क्षेत्र के लिए जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, जिसका लंबे समय से प्रयास चल रहा है। हमारे एक ग्रामीण भाई ने उसके लिए ज़मीन भी दान दी है और उसके पूरी क्षेत्र में नए पाइपलाइन और नए ट्यूबवेल की व्यवस्था, ओवरहेड टैंक की व्यवस्था के बारे में बात हुई है और हमें आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर ये सारे समाधान हो जाए। यहाँ थोड़ी वाटर सप्लाई की दिक्कत तो है ही, इसलिए अभी एक भारत सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन चल रही है, जिसके अंतर्गत 5,000 गाँव की एक योजना हमने भी बना के उसकी अप्रूवल हो गई है। उसकी टेक्निकल सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन आ चुकी है, हमें उसका टेंडर भी हो गया है और ये अगले से 2 इसमें जो है पाइपलाइन भी बदली जानी है पूरी, एक ट्यूबवेल भी बनना है और एक टैंक भी बनना है। ये योजना बनने के बाद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग ट्यूबवेल बोर करेंगे, तो ट्यूबवेल जैसे ही बोर करेंगे अगले 5-6 महीने में इनके पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में मरीजों को सोनोग्राफी के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। आसपास के क्षेत्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को बगैर अल्ट्रासाउंड किए घरों को लौटना पड़ रहा है या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। एक दिन में सिर्फ 30 मरीजों का ही अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। इससे महिलाओं में काफी आक्रोश है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए लड़ाई झगड़े तक की नौबत जैसी समस्या बनी हुई है। मैं तो परसों भी यहाँ से वापस गई हूँ और फिर वहाँ से मैं चंपावत जाके चंपावत भी अल्ट्रासाउंड नहीं किए उन्होंने। कितनी रिक्वेस्ट कर दी और सारे लोगों अधिकारियों को भी बुला दिया, लेकिन अल्ट्रासाउंड वाले ने दरवाजा मेरे मुंह पर पटका के मैं वहाँ से वापस चले गई। और मेरी 9 महीने की पेशेंट है सर, तकलीफ होगी तो इन्होंने सेवा दे क्यों रखी है? ये सरकारी सेवाएं बंद कर दें। 9 बजे तक पहुँच गए हम, 9 बजे से पहुंच के वहाँ से आए यहाँ पहले हमारा पर्चा जमा हो गया 30 का बाद हम अल्ट्रासाउंड नहीं करें। अब क्या करें बताओ? वो बोल रहे हैं नहीं अभी नहीं होगा, बस कल आना। उत्तराखंड के नंदासैड में मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। यह शिविर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोगी उपचार कराने पहुंचे। इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, साथ ही 46 दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए। वहीं 6 मानसिक रोगियों की भी जांच करके प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान 58 महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए रेफर किया गया और 51 लोगों का कोविड टीकाकरण भी किया गया। जो स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है जिला प्रशासन के सौजन्य से और स्वास्थ्य विभाग के जो समस्त हमारे विशेषज्ञ हैं जनपद स्तर पे, जनपद से बाहर से भी सभी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। अभी तक स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर 1100 से ऊपर लोग पंजीकरण कर चुके हैं, जिनकी ओपीडी की कार्रवाई अभी गतिमान है। साथ ही साथ आयुर्वेद होम्योपैथ से भी जो चिकित्सक हैं वो उपस्थित हैं, उनके द्वारा भी ओपीडी की कार्रवाई संचालित, तो उसका यहीं पर इलाज संभव होता है। नहीं तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है जिसके लिए कोई विशेष जांच और आगे किसी ऑपरेशन या सर्जरी की आवश्यकता है, तो उनकी हम डिटेल्स यहाँ ले रहे हैं और बाद में स्वास्थ्य विभाग उन व्यक्तियों से लगातार फॉलोअप करेगा और इंश्योर करेगा कि जो फर्दर उनका इलाज या फिर कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन कुछ भी होना है वह टाइमली हो और उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको इलाज। मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ शिविर नंदासैंड में नोटी क्षेत्र में लगाया गया है। इसमें भारी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लगभग 1200 लोगों का हम लोग इसमें इलाज कर चुके हैं और सभी स्पेशलिटी के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सीएमओ होने के साथ साथ जनरल सर्जन भी हूँ, सर्जरी के मरीजों को देख रहा हूँ। डॉक्टर उमा शर्मा मेरी पत्नी, वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो गायनी के मरीज़ देख रही हैं। और डॉक्टर जैन जिला अस्पताल से आए हुए हैं, डॉक्टर प्रियंका भट्ट आई हुई हैं। सभी स्पेशलिटी का और होम्योपैथी, आयुष, हमारी आशा बहनें और समाज कल्याण, इन सभी का एक कंबाइंड शिविर लगाया गया, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग की काफ़ी अधिक उपस्थिति रही और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच यहाँ कराई है। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने समाज कल्याण मंत्री जी का कि यहाँ पर बहुउद्देशीय और विशेषज्ञ शिविर, यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है और इसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुतों का यहाँ पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण हुआ है। यहाँ पर उनके यहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड बने हैं, उनके यहाँ पर समाज कल्याण के विकलांग सर्टिफिकेट बने हैं, कई यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर बने हैं। मैं अपने प्रदेश सरकार का और अपने पूरे विभाग का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से हमेशा ही संवेदनशील रहता है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड में 6 नए डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और धारचूला में नए डॉपलर रडार स्थापित होंगे। तो वहीं बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में एकमात्र डॉपलर रडार मुक्तेश्वर में काम कर रहा है। इस दौरान मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि डॉपलर रडार की मदद से मौसम की सटीक भविष्यवाणी मिल सकेगी। जो रडार्स है एक हमारा लगा मुक्तेश्वर में है, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग वेदर सिस्टम है। तो इस समय कहाँ आपको एक्टिविटी हो रही है वो उसमें पता चलता है। तो उस चीज को एसेस करके देख के तो जो नाव कास्ट है उसमें इसको यूज किया जा सकता है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो पता भी लगता रहता है कि हाँ कितनी एक्टिविटी है और आगे भी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो चीजें जो है बिल्कुल और लार्जर एरिया पे एट ए टाइम आप इसको देख सकते हैं। तो इनका रेडियस जो करीब 100 किलोमीटर का है, तो उतने रेडियस में चारों तरफ पे अपने जहाँ पर भी स्टेशन है उसके चारों तरफ भी 100 किलोमीटर्स को वेदर मॉनिटरिंग कर सकता है। तो बिल्कुल वो यूजफुल है, नावकास्ट के लिए खासकर यूजफुल है। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अध्यक्षता में आकांक्षी जनपद हरिद्वार की एक बैठक ली। जून 2022 में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में पहला स्थान प्राप्त किए जाने पर बैठक का आयोजन किया गया, जहां आधारभूत ढांचे, आंगनबाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों के विकास को लेकर के विचार विमर्श हुआ। इसे लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पौड़ी जिले के कालागढ़ से एक आवासिक अजगर पकड़ा गया। अजगर दिखने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने करीब 4 मीटर लंबा और 25 से 30 किलो वजनी अजगर को पकड़ा है और काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। प्रीति के ट्रक चार्ज के एक आवास के अंदर एक विशाल का अजगर जो है घुसाया है। तो वहाँ मौके पर हम लोग पहुँचे तो देखा ये कि जो है बहुत बड़ा अग्रेसिव अजगर था, जिसे अकेले रेस्क्यू कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। लगभग आधे से 1 घंटे की मेहनत के बाद कुछ स्थानीय युवकों की सहायता से हमने इसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद हमारे बीट अधिकारी इंद्रमोहन ध्यानी की देख रेख में हमने इसे कालागढ़ के घने जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया। इस अजगर की लंबाई लगभग 4 मीटर से ज़्यादा और इसकी जो है वजन 25 से 35 किलो के बीच में रहा होगा। लक्सर की कोतवाली पुलिस ने खेड़ी खुर्द गांव के जंगल से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने ट्यूबवेल से पंपिंग सेट और मोटर चोरी करने सहित चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। दिनांक 25/8 को थाना लक्सर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मुकदमों में जो कि अकोड़ा कोला से चोरी हुई थी, पंपिंग सेट वगैरह की चोरी हुई थी, उनके संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से ये पंपिंग सेट, पुराने कंप्यूटर के पार्ट्स और कुछ थाली वगैरह मिली बरामद हुई है और बैटरी बरामद हुई है। जिनके विरुद्ध पहले से अभियोग दर्ज हैं, उनको जो मुकदमा है उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजा जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।